हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 22 जुलाई और 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस इक्विटाइजेशन काउंसिल ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए की पूंजी खरीद के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए। डीएसी डिफेंस इक्विटाइजेशन काउंसिल रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करते हैं हमारे रक्षा मंत्री, तत्कालिक रक्षा मंत्री, और इस समय हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और यही डिफेंस इक्विटाइजेशन काउंसिल के जो है अध्यक्ष होंगे। क्या है कि अभी तक जो डिफेंस इक्विटाइजेशन काउंसिल है इसको कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं थे, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं दी गई थी, यानी कि इसको कोई भी उपकरण खरीदने होते थे रक्षा से संबंधित, राइफल या फिर गोली बारूद, तो इसके लिए उसको मंत्रालय से जो है अनुमति मांगनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि जब पहला फाइनेंशियल पावर इनको दिया गया जब पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, 14 फरवरी को इसी साल पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद इनको पहली बार जो है फाइनेंशियल पावर दिया गया। कुछ फाइनेंशियल पावर उस टाइम दिया गया था कि आप इतने रुपए तक के सामान को बिना रक्षा मंत्रालय, बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुमति के भी खरीद सकते हो। इसी को अब बढ़ा के 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी क्या है कि चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, इन सब को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब जो है डिफेंस इक्विटाइजेशन काउंसिल 300 करोड़ रुपए तक की पूंजी के सामान को बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के खुद भी खरीद सकेगा, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है? क्या है ट्रांसशिपिंग हब? ट्रांसशिपिंग हब ये है कि मेनली ट्रांसशिपिंग हब में ये होता है कि शिप के सामान को एक शिप से दूसरे शिप में चेंज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि पहले तो कई जगहों से कोई एक सामान, ये आप मान लो कि आम आया गुजरात से भी, आम आया महाराष्ट्र से भी, आम आया केरला से भी। अब तीनों जगह के आम छोटे छोटे शिप पे आए और इस आम को जाना है ऑस्ट्रेलिया लेके, तो ये जो शिप आम इस आम को लेके जाएगी, अब 3 शिप जाएंगी। ऐसे क्या होगा, इन तीनों शिप के सामान को एक बड़ी शिप पे चेंज मतलब कि उस पर कर देंगे ट्रांसशिपिंग। इसी को बोलते हैं कि इस तीनों शिप के आम को उतार के हम किसी बड़ी शिप पे रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो फ्यूल की बचत होगी, दूसरे हम एक ही अपनी जो है शिप को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे और इन छोटी छोटी शिपों का उपयोग किसी और बिजनेस में लगा सकेंगे, तो इसे ट्रांसशिपिंग बोलते हैं। हालांकि ट्रांसशिपिंग हब जो होता है यहाँ पे जो है जब कोई शिप जाती है तो उसका फ्यूल चेकिंग भी हो जाता है कि अगर उसमें फ्यूल कम हो रहा है तो वहाँ पे फ्यूल की रिफिलिंग हो जाती है, उसके सारे मैकेनिकल पार्ट ढंग से काम कर रहे हैं शिप के नहीं, ये सारी चेकिंग भी यहाँ पे हो जाती है। तो कोचीन बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब विकसित किया जाएगा, और ये भारत का पहला होगा। एशिया का प्रमुख ट्रांसशिपिंग हब बनाने की इसकी भारत सरकार की कोशिश है। हमारे जहाज रानी मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया हैं। भारत में कुल 13 मेजर पोर्ट हैं। मैं 13 के नाम बोल रहा हूँ, उसे आप ध्यान में कर लोगे, नोट डाउन भी कर सकते हो। कोलकाता का पोर्ट हल्दिया, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, मंगलौर पोर्ट है कर्नाटका में, कोचीन पोर्ट केरला में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई पोर्ट ये तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन पोर्ट भी तमिलनाडु में है, और एन्नौर पोर्ट भी तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो इसीलिए उसका नाम हो गया। अब कोचीन पोर्ट की बात हुई, कोचीन पोर्ट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इसको बदला जा रहा है ट्रांसशिपिंग हब पोर्ट में, और कोचीन पोर्ट केरला में स्थित है। इसे जब मैंने 13 मेजर पोर्ट के नाम बताए तो वहाँ पे बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, एक चीज़ और देख लेंगे, सबसे ज़्यादा पोर्ट की बात होगी तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और एन्नौर पोर्ट, 3 पोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन की पहल ने कोविड-19 समाधानों के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए मंत्रालयों और इनके भागीदारों के साथ मिलकर काम किया। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? देखिए, नीति आयोग का जो भी सीईओ होता है वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होता है। हालांकि नीति आयोग अभी ये 2015 में बना, जब मोदी सरकार 2014 मई में आई, उसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग को भंग करने के बाद। तो सारा जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर है वो योजना आयोग का ही स्ट्रक्चर है। योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष होते थे वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते थे। उसी तरीके से नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? तत्कालिक प्रधानमंत्री। और हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, तो ये इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव त्यागी हैं और नीति आयोग के सीईओ जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये हैं जो है अमिताभ कांत, ऑप्शन ए। अब क्या है ये देखिए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ये है कि ये नीति आयोग का एक बहुत ही प्रमुख पहल है। इसके तहत अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग जो भी नए स्टार्टअप शुरुआत होते हैं उनके लिए रिसर्च का काम, उनको कैसे सेटअप करना है, उनको कैसे बढ़ावा देना है, ये सारे काम अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया जाता है। यानी कि नवाचार के लिए देश में जो भी रिसर्च होते हैं वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही होते हैं। अब क्या है कि जो स्टार्टअप हुए कोविड-19 के बाद, जैसे कोविड-19 के बाद कई सारे स्टार्टअप हुए जो मास्क बना रहे थे, जो पीपीई किट बना रहे थे, जो वेंटिलेटर बनाने का कार्य कर रहे थे, जो कि सैनिटाइज़र बनाने का कार्य कर रहे थे। तो इन सारे स्टार्टअप को एक साथ लाया गया और इनका एक डेमो देखा गया कि कौन से स्टार्टअप कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ये डेमो वर्चुअल डेमो देखा गया और फिर इसमें से कुछ स्टार्टअप को शॉर्ट लिस्ट किया गया और शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप को कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। जैसे इनको अगर वित्त पोषण की ज़रूरत थी तो इनको फाइनेंशियल एड दिया गया, फाइनेंशियल सहायता दी गई। इनके विनिर्माण बढ़ाने की क्षमता की अगर इनको अनुमति थी तो संबंधित मंत्रालय से विनिर्माण बढ़ाने के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप थे उनकी बात हो रही है, संबंधित जो है मंत्रालय से विनिर्माण बढ़ाने की अनुमति दिलाई गई और इनकी पहुंच विक्रेताओं तक अधिक से अधिक हो, इसके लिए भी नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनके लिए कार्य किया। और फिर जो शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप थे और कुछ स्टार्टअप ऐसे थे जिन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा सका, तो शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप को जो स्टार्टअप को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, यानी कि जो उत्कृष्ट स्टार्टअप जिसको नीति आयोग ने नहीं माना था उसे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था, दोनों को आपस में कनेक्ट किया, दोनों की कनेक्टिविटी बनाई ताकि जो शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप हैं वो अपने कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया उसी तरीके से सेम, जैसे मास्क दो कोई स्टार्टअप बना रही हैं तो एक स्टार्टअप को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जो है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अब क्या था कि वो स्टार्टअप अपना कार्य कैसे कर रहा है, जो स्टार्टअप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया मास्क बनाने का, अपनी सारी बातें उससे शेयर करेगा। इसी उद्देश्य के साथ शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप को जो स्टार्टअप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई थी उससे कनेक्ट किया गया। यही पूरा काम इसमें किया गया कि स्टार्टअप के समर्थन के लिए मंत्रालय और इनके भागीदारों को मिलकर काम करने के लिए नीति आयोग ने एक जो है वर्चुअल डेमो का प्रोग्राम रखा था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार की एक योजना है कि जो स्वास्थ्य पे व्यय है ये 2025 तक भारत की जीडीपी का 2.5% हो जाए। 15वें वित्त आयोग के साथ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने यह बात कही कि सरकार 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे करके बढ़ा के भारत उस समय की जीडीपी का 2.5% करने की योजना के साथ कार्य कर रहा है। क्या है कि कोविड-19 के दौरान ऐसा देखा गया कि स्वास्थ्य सेवा उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी, वेंटिलेटर की कमी हो गई, बेडों की कमी हो गई,
इन्हीं सबको देखते हुए ऐसी योजना बनाई जा रही है कि 2025 तक पूरी जीडीपी का 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करेगी भारत सरकार। और राज्यों से भी ये कहा गया है कि 2020 में राज्य अपनी कुल बजट का 8% स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करें, क्योंकि अभी कोविड-19 से भारत के सारे राज्य लड़ाई कर रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम एक स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजना है भारत सरकार की, जो कि एक बहुत ही फ्लैगशिप योजना है, बहुत ही उत्कृष्ट योजना है। और आयुष्मान भारत के बारे में सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने एक और एम रखा है कि 2022 तक 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को पूरे भारत में स्थापित किया जाएगा। और स्वास्थ्य केंद्रों को, जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत भारत सरकार ने एक अपना लक्ष्य रखा है कि जो बॉटम से, यानी कि जो नीचे से 40% व्यक्ति हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या मतलब नीचे से 40%, जिनकी आय सबसे कम है, फिर उससे ऊपर होते होते मतलब बॉटम से 40% व्यक्तियों को जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाता है पूरे साल में 5 लाख का, जो है आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम के तहत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2.5% जीडीपी का जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी भारत सरकार 2025 तक, ऐसी योजना भारत सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक आभासी जागरूकता अभियान साइब हर शुरू किया है? देखिए, पहले तो आप साइबर से साइब लिया गया और हिज और हर, हिज यूज़ किया जाता है मेल के लिए और हर यूज किया जाता है फीमेल के लिए। तो साइब हर, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि साइब हर किससे संबंधित है, तो आप इससे कैच करोगे कि ये साइबर से संबंधित है और महिलाओं के लिए संबंधित है। अब देखिए, इसको साइब हर योजना कौन चला रहा है? ये चला रही है तेलंगाना सरकार। साइब हर क्या है? कोविड-19 के बाद आपने सुना होगा कि कई सारे साइबर हमले किए जा रहे हैं, चाइना की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं। तो बच्चों और महिलाओं को साइबर हमले से जो है सचेत करना, उनको साइबर हमले से बचाने के लिए तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना की पुलिस से मिलकर एक वर्चुअल जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और कई सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए फ्लैश मैसेज और वीडियो दिए गए। क्या है कि आप अपना यूट्यूब चला रहे हो तो उसमें एक फ्लैश मैसेज आ जाएगा, तेलंगाना में हो अगर आप, कि आप साइबर हमले से इस तरीके से बच सकते हो। आपको यूट्यूब का वीडियो चलाने जा रहे हो तो क्या होगा कि शुरुआत में पहले साइबर हमले से बचने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, उससे संबंधित एक वीडियो का ऐड आ जाएगा। यही फ्लैश मैसेज होता है और यही ऐसे ही वीडियो आता है। तो ये अभियान किसने चलाया? साइब हर अभियान चलाया तेलंगाना की सरकार ने। किसके लिए? बच्चों और महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना के लिए कितने सदस्य संस्थाएं निधि देती हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल थर्मो रिएक्टर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, देखिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन अनुसंधान और इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट है। इसको कुल 7 देशों के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, यानी 7 देश इस प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का लक्ष्य है कि शांतिपूर्वक उपयोग के लिए फ्यूज़न एनर्जी पर रिसर्च किया जाए और फ्यूजन एनर्जी के जरिए जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए हो। इसका कोई भी डिस्ट्रक्टिव उपयोग नहीं होगा। इसी के समझौते के साथ ये 7 देश इस जो है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे फंडिंग करते हैं। ये 7 देश हैं कौन कौन से? यूरोपीय संघ, भारत, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और एक यूएसए। यानी कि यूरोपीय संघ, भारत, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और यूएसए, ये 7 देश अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं ताकि ये अपने रिसर्च को प्रॉपर ढंग से
कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है। भारत के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भूटान ने एक नया जो है मार्ग खोल दिया है। ये मार्ग जो है जयगांव और अहले मार्ग है। जयगांव कहाँ पे है? जयमार्ग वेस्ट बंगाल में है, और अहले कहाँ पे है? ये भूटान में है। जो इंडिया के मैप से टच करते होंगे वो देखते होंगे कि ध्यान रखें बांग्लादेश के ऊपर क्या आ जाता है, ठीक बांग्लादेश के ऊपर आ जाता है वेस्ट बंगाल, और वहीं से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं हम, और फिर भूटान आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल के रास्ते होते हुए भूटान जाने से क्या होगा, व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोला है भूटान ने। साथ ही साथ भारत और भूटान के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस मार्ग के खुलने से जो भारत है, भूटान है, दोनों के बीच द्विपक्षीय यानी दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़ने की उम्मीद है। द्विपक्षीय व्यापार क्या मतलब कि दो देशों के बीच जो सीधा सीधा व्यापार होता है उसे द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं। इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पिछले वर्ष भूटान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार कौन था? भारत ही था। इन सबको देखते हुए भूटान ने एक नया मार्ग जयगांव अहले मार्ग को खोल दिया है। जबकि देखिए भूटान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार कौन था? भारत था। और भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार कौन था? अमेरिका था। यानी भूटान के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश ने किया? सबसे ज़्यादा व्यापार भारत ने किया। लेकिन भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश ने किया? ये किया था अमेरिका ने पिछले वर्ष। ये जब जो लोग लगातार लर्निंग बुक से जुड़े हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो लौटे तशरीर हैं, लौटे तशरीर, और करेंसी है नगुल्टम, भूटानी नगुल्टम, भूटान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व संगठन के भारतीय कार्यालय और सैप इंडिया ने युवाओं को कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? देखिए सैप इंडिया क्या है, पहले तो ये जान लो। सैप जो है ये इसका फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन इन डाटा प्रोसेसिंग। ये एक जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, इसका एक सहयोगी ऑफिस इंडिया में ही है जिसे हम सैप इंडिया कहते हैं। अब क्या है, सैप इंडिया और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड ने एक समझौता किया। इस समझौते में ये है कि दोनों मिलकर इंडिया के युवाओं को कैरियर परामर्श प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा कि युवाओं को उनके लिए रोज़गार के अवसर बढ़ने और उनके कौशल में सुधार पर जो है बल दिया जाएगा। इसी से संबंधित उनके कौशल में सुधार, उनके स्किल में सुधार, उनके लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए यही परामर्श प्रदान किया जाएगा। यूनिसेफ और सैप इंडिया के द्वारा जो समझौता किया है भारत के युवाओं को। अभी कुछ दिन पहले ही जो क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं लर्निंग बुक पे, उन्होंने देखा होगा कि यूथ में कौशल विकास के लिए हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के साथ यूथ में कौशल विकास के लिए भी समझौता किया है। तो एक समझौता देखिए उधर कौशल विकास मंत्रालय ने किया IBM के साथ। IBM एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है, और इधर सैप इंडिया यानी कि सैप जो कि जर्मन की कंपनी है, उसका जो ऑफिस इंडिया में है, सैप इंडिया ने यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ एक समझौता किया जिसमें दोनों मिलकर भारत के युवाओं को कैरियर परामर्श प्रदान करेंगे, साथ ही साथ उनको किसी एक क्षेत्र में स्किलफुल भी बनाने का कार्य ये दोनों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में किस देश में सूखी मिर्ची की ढुलाई करने वाली अपनी पहली विशेष पार्सल ट्रेन का संचालन किया? जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, यहाँ पे सूखी मिर्च यहाँ की बहुत ही फेमस है। इसे अब बांग्लादेश ले जाने के लिए एक विशेष ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, और बांग्लादेश की PM शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? एलिस फकफक ने ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या था कि एलिस फकफक ने अभी जनवरी 2020 में ही ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री पद
पे आसीन हुए थे। लेकिन ये जो आसीन हुए थे ये एक मिलीजुली सरकार थी, यानी कि कई दलों का इनको समर्थन प्राप्त था। अब क्या है कि ये मिलीजुली सरकार चल नहीं पाई, अन्य दलों ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे एलिस फकफक की जो सरकार थी ये अल्पमत में आ गई और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है इसको ट्यूनिस कहते हैं और यहाँ की करेंसी ट्यूनीशियाई दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के अध्यक्ष यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति, देखिए अध्यक्ष नहीं होना था, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है ये एक भारतीय मूल के हैं। इनका नाम चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी है और यही दक्षिण अमेरिका का देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ की, जो ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री सूरीनाम है, यहाँ के कैपिटल की, तो ये है पारमारीबो और सूरीनामी डॉलर दक्षिण अमेरिका की, सूरीनाम की जो है ये करेंसी है, सूरीनामी डॉलर बोलते हैं उसको, और पारामारीबो यहाँ की कैपिटल है सूरीनाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 2020-21 के लिए CII की ई-कॉमर्स समिति का अध्यक्ष बना है। CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और रिपीट कर दूँ कि अभी सिंगापुर, देखिए अभी ये है कि सूरीनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं ली सियोन लुंग। मैं देखिए रिपीट करता रहा, तो जिस तरह से क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन पहले कराए गए होते हैं उनको रिपीट करता हूँ। तो अभी मुझे ध्यान में है कि अभी कुछ ही दिन पहले सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हुए हैं, उस क्वेश्चन को कराया भी गया है। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? ली सियोन लुंग। और दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं नए? ये हैं चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, जो कि एक भारतीय मूल के हैं। अब देख लेते हैं CII की ई-कॉमर्स समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं 2020-21 के लिए। ये हैं कुणाल बहल। कुणाल बहल कौन है? ये जो स्नैपडील है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग का एक ऐप है, स्नैपडील एक कंपनी है ऑनलाइन मार्केटिंग की, उसके ये को-फाउंडर हैं और साथ ही साथ उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO भी हैं कुणाल बहल। इन्हीं को जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया जो है बनाया गया है आपका चेयरमैन। क्या है ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? ये भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योगों का नेतृत्व करने वाली संस्था है। ये उद्योग को प्रतिबंधित कर सकती है, किसी उद्योग को किसी समर्थन दे सकती है। क्या है कि कोई उद्योग, जैसे कोई भी जो बिजनेस है उस पर कोई अन्य बिजनेसमैन अत्याचार ना कर सके या फिर किसी तरीके का अत्याचार ना हो, तो ये एक एसोसिएशन है सारे उद्योगों का, या भारत में औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाती है, जो कि साफ़ सुथरी विकास प्रक्रिया हो। अब कोई अपना बिजनेस खोल रहा है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन उसको दबा दे, ना खोलने दे, इस तरीके की कोई बातें ना हो, इन सब का ध्यान रखता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये पूरे जितने उद्योग हैं उनका एक एसोसिएशन है। इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं कुणाल बहल, जो कि स्नैपडील के सह संस्थापक यानी कि को-फाउंडर और CEO हैं। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी में 58.92% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एसो कंपनी को मंजूरी दे दी है? देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपनी क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए वहाँ क्या था? CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यहाँ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का क्या काम है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये भारत सरकार की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है कि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बाज़ार जो है वो उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। कैसे आप जो है बना सकते हो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच,
कि कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना कर सके। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदती है किसी अन्य कंपनी की, तो उसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से परमिशन लेनी होती है। ऐसा तो नहीं किसी दवाओं में छोटी कंपनी को बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं और छोटी कंपनियों को ज़बरदस्ती बेचना पड़ रहा है। इन सब की जांच करने के बाद ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसी कंपनी को दूसरी कंपनी में जो है मर्ज की अनुमति प्रदान करता है कि कोई भी दबाव किसी कंपनी का किसी कंपनी के ऊपर ना हो, लोग अपने व्यापार को करने में स्वच्छंद हों। इसी सारी जांच के बाद जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 58.92% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एसो कंपनी को मंजूरी दी है। किस कंपनी की? ये हिस्सेदारी एसो कंपनी हासिल करेगी हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस की। हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी को कौन हासिल करेगा? एसो कंपनी। हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस ये बेंगलुरु की एक जो है फार्मा कंपनी है जो कि भारत में कैंसर केयर के लिए अच्छा कार्य करती है। और एसो कौन है? ये एसो मुंबई की फार्मा कंपनी है, ये दवा बनाने का काम करते हैं। दोनों ही कंपनियां दवा बनाने का कार्य करती हैं। एसो मुंबई की है और हेल्थ केयर कहाँ की है? ये बेंगलुरु की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड की 58.92% हिस्सेदारी को हासिल कर रही है एसो कंपनी। इसकी मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम बताएं जो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। और इसे लॉन्च किया था हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए इसका नाम है कोरोश्योर। अब ये क्या है? देखिए ऑप्शन कोरोसुर ये प्रिंट हो गया है। कोरो यानी कि ये कोरोना से, श्योर मीन्स की कन्फर्म, तो श्योर, तो इसका नाम है कोरोश्योर ना कि कोरोसुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन वहाँ पे कोरोसुर लिखा हुआ है जबकि ये कोरोश्योर होना चाहिए था। ये जो है टाइप करने में कुछ गलती हुई है। इसको विकसित किया आईआईटी दिल्ली ने। ये सबसे सस्ती किट है दुनिया की जिसे आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है। अब क्या है, मैं जितने आईआईटी ने जितने भी काम कोविड-19 से रिलेटेड किए हैं मैं सबको यहाँ पे कलेक्ट करके बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहेंगे। देखिए आईआईटी बॉम्बे ने क्या क्या किया। आईआईटी बॉम्बे ने एक क्वारंटीन ऐप बनाया जिससे जो व्यक्ति क्वारंटीन हो रहा है उसके मोबाइल में ये ऐप रहेगा तो वो जहाँ जहाँ जाएगा उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी कि वो ढंग से क्वारंटीन है या नहीं। ये ऐप को बनाया आईआईटी बॉम्बे ने। नेजल पैसेज जेल को बनाया आईआईटी बॉम्बे ने कि आदमी अपने नाक के जो नेजल पैसेज है नाक के आसपास इस जेल को लगा लेगा तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नाक के रास्ते से कम हो जाएगा। इस जेल को बनाया भी आईआईटी बॉम्बे ने। स्मार्ट स्टेथोस्कोप को भी आईआईटी बॉम्बे ने बनाया कि जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज़ करते हैं हृदय की धड़कन हार्ट बीट सुनने के लिए, वो हार्ट पे उसको चेस्ट पे रखना पड़ता है। तो क्या है कि अभी टच नहीं करना है कोविड-19 की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ये जो स्मार्ट स्टेथोस्कोप है ये जो है दूर से ही हार्ट बीट को डॉक्टर को सुना देगा। तो इसको भी किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे। और रूहदार नाम से एक वेंटिलेटर, कम कॉस्ट की वेंटिलेटर भी बनाई आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे के कुल 4 काम हो गए, क्वारंटीन ऐप, नेजल पैसेज जेल, स्मार्ट स्टेथोस्कोप और रूहदार। ये आईआईटी बॉम्बे के काम है। कोरोस्वेयर आईआईटी दिल्ली। और फिर देखिए वॉश करो ऐप दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने वॉश करो ऐप भी लॉन्च किया आईआईटी दिल्ली ने। क्या है ये ऐप? बार बार हाथ धुलना है तो आप इसमें टाइमिंग फिक्स कर सकते हो इस ऐप में कि हमको हर 2 घंटे पे हाथ धुलना है। तो ये अलार्म बजा के आपको हाथ धुलने की याद दिलाएगा। वॉश करो ऐप ये आईआईटी दिल्ली का है। वार्ड बॉट नाम से एक रोबोट बनाया था आईआईटी रोपर पंजाब में जो कि है। ये वार्ड बॉट रोबोट जो है जो पेशेंट हैं कोविड-19 के उनके वार्ड में जाके उनको दवाइयाँ उनको खाने पीने का सामान देता है। इससे क्या है कि जो हेल्थ वर्कर हैं जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट के कोरोना वायरस के पेशेंट के टच में कम से कम आएंगे, उनका जो है काफ़ी काम वार्ड बॉट खुद कर देता है। इसे आईआईटी रोपर ने विकसित किया। आईआईटी हैदराबाद ने एक वेंटिलेटर बनाया, लो कॉस्ट वेंटिलेटर जीवन लाइट वेंटी नाम से, जबकि आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नाम से लो कॉस्ट वेंटिलेटर का निर्माण किया। तो ये सारे आईआईटी के काम हो गए। और आईआईटी दिल्ली का 2 काम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वॉश करो ऐप और कोरोश्योर
जो है इसको लॉन्च किया। सबसे सस्ती किट है पूरी दुनिया की कोरोना वायरस संक्रमण के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस बीमारी के खिलाफ भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दी है? अब देखिए, इसका अगर इसमें कोविड-19 होगा तो बहुत सारे लोग ये ऑप्शन मार देंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 काफ़ी ज़ोरों से न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन इसका आंसर कोविड-19 नहीं होगा। भारत के पूर्ण रूप से भारत में विकसित जो वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है, ये है निमोनिया की वैक्सीन। निमोनिया लंग्स में पानी भरने की बीमारी होती है, इसी को निमोनिया बोलते हैं। इसके इलाज के लिए ही न्यूमोकोकल नाम से जो है वैक्सीन बनाई है। किस कंपनी ने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। और इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दे दी गई है। हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं वीजी सोमानी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के एस्को समुद्री क्षेत्र के लिए दुनिया की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक घाट के निर्माण की योजना बनाई है? देखिए, कोचीन शिपयार्ड पे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि इसे पूरी तरीके से विकसित किया जा रहा है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह। अब कोचीन शिपयार्ड ने जो कोचीन बंदरगाह है, ये एस्को समुद्री क्षेत्र में दुनिया की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक घाट निर्माण की योजना बना रहा है। ये कहाँ पे है, यही क्वेश्चन है। आपका जो एस्को समुद्री क्षेत्र है, ये नॉर्वे का समुद्री क्षेत्र है। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी ओस्लो है और यहाँ की जो करेंसी है वो नॉर्वियन क्रोन है। क्या है ऐसा घाट? आप देखे होंगे कि हाईवे पे भी हम चलते हैं तो टोल देना होता है, या फिर चल रही हैं ट्रेनें तो सिग्नल होता है। ये सब क्या है? अपने आप स्वचालित होता है। इसी तरीके से समुद्र में भी जब कई सारे जो है प्लेटफॉर्म होते हैं शिप के लगने के लिए, जैसे शिप नंबर 1, 2, 3, जैसे आप देखिए प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 ट्रेनों के लिए होता है, उसी तरीके से शिप के लिए भी बंदरगाहों पे कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। अब किस शिप को किस बंदरगाह पे जाना है तो उस तरीके की लाइट, ग्रीन लाइट होगी तो कोई शिप आ रही है वो दूर से देख के अपना उसी प्लेटफॉर्म पे उसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके अपने शिप को लगा देगी। तो यही सब है कि ये स्वचालित पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घाट का निर्माण करेगी कोचीन शिपयार्ड एस्को समुद्र क्षेत्र में। एस्को समुद्र क्षेत्र कहाँ पे है? ये नॉर्वे का समुद्र क्षेत्र है। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध बिन हसन जामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? अवध बिन हसन जामी ये एक कार्टूनिस्ट थे। देखिए, अवध नाम से आप ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि ये जो है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से थे। ये गुजराती थे। गुजरात जामनगर में इनका जन्म हुआ था और ये मेनली गुजराती अखबार के लिए कार्टून बनाने का कार्य करते थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवध बिन हसन जामी ये गुजरात के जामनगर से थे और गुजराती अखबारों के लिए ये कार्टून बनाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 15 जुलाई को शिक्षा विकास दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया है? देखिए, 15 जुलाई को जो तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा जयंती मनाई, ये के कामराज करके एक तमिलनाडु के जो है वो थे, मुख्यमंत्री थे। बहुत ही जो है इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया था तमिलनाडु की शिक्षा के लिए। इसीलिए इनकी जयंती के रूप में प्रत्येक 15 जुलाई को अब इनकी जयंती के रूप में मनाया जाएगा, शिक्षा विकास दिवस के रूप में। इनका नाम के कामराज था। के कामराज की ये 117वीं जयंती थी। 15 जुलाई 2020 इनकी 117वीं जयंती थी। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको मैंने अभी कवर कर लिया क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। 117वीं जयंती थी के कामराज की। के कामराज ने तमिलनाडु की स्कूली शिक्षा के लिए जो है कई सारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए और उनको स्कूल की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई सारे योगदान दिए थे। और उसी सब के याद में, क्योंकि तमिलनाडु शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, उसी की याद में अब
15 जुलाई को जो है तमिलनाडु सरकार शिक्षा विकास दिवस के रूप में मनाएगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री एडापडी के पलनीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। एडापडी के पलनीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, जबकि कैपिटल तमिलनाडु की चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। भारत में जो भी शिक्षा का कार्य होता है उसकी देखरेख का काम, उससे संबंधित सारे कार्य मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ही होता है। और हमारे जो मंत्रालय के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। क्या है ये निष्ठा? देखिए, निष्ठा का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें क्या है कि जो टीचर और ये निष्ठा कार्यक्रम में टीचरों को साथ ही साथ स्कूल के हेड यानी कि प्रिंसिपल लोगों को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी उनके एडवांसमेंट के लिए। इसके लिए सबसे पहले जो राज्य चुना गया है वो चुना गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लगभग 1200 टीचर और जो है प्रिंसिपल को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी कि अभी कोविड-19 के दौरान जब स्कूल खुलेंगे तो कैसे आपको कार्य करना होगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करोगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश से की जा रही है। हालांकि जो निष्ठा का पोर्टल है इसको लॉन्च कर दिया गया था 2019 में ही। उस दौरान भी इसमें यही कार्य था कि एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर और प्रिंसिपल लोगों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो जो NCERT है इसने दीक्षा पोर्टल और निष्ठा पोर्टल दोनों को एक दूसरे से मर्ज करते हुए दोनों के उपयोग से जो है शिक्षकों और प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू किया गया। सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो दी जाएगी आंध्र प्रदेश के शिक्षकों और जो है वहाँ के प्रिंसिपल यानी कि स्कूल हेड को। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये जगन मोहन रेड्डी हैं और राजधानी यहाँ की अमरावती है, जबकि गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए CBSE के साथ सहयोग करने वाली कंपनी का नाम बताइए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ये CBSE के पाठ्यक्रम 2020-21 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सम्मिलित करने के लिए CBSE का सहयोग करेगी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ही हमारा जो कौशल विकास मंत्रालय है उसकी भी मदद कर रहा है युवाओं में कौशल विकसित करने के लिए, भारत के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए। तो IBM का 2 काम हो गया। जबकि जो CBSE के स्कूल हैं वहाँ के क्लासरूम को डिजिटल बनाने का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है गूगल CBSE के क्लासरूम को डिजिटल बनाने का कार्य कर रहा है। जबकि आर्टिफिशियल से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए CBSE का सहयोग कर रही है IBM से रिलेटेड एक बात और कि ये भारत के युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए भारत के कौशल विकास मंत्रालय के साथ भी IBM ने समझौता किया है। जो CBSE है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके चेयरमैन मनोज आहूजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश परियोजनाओं के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया? रूस, ये देश है रूस। भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय के लिए एक बार फिर से बातचीत की। दोनों की कई सारी परियोजनाएं एशिया और अफ्रीका में चल रही हैं, दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, लेकिन लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से ये सारी परियोजनाएं ठप हो गई थी। लेकिन फिर से एक वर्चुअल मीटिंग हुई दोनों देशों के जो है प्रमुखों के बीच और इनको फिर से सक्रिय करने की बात कही गई और इस संबंध में चर्चा की गई। अब फिर से जो एशिया और अफ्रीका में भारत और रूस की संयुक्त परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। रशिया की राजधानी मॉस्को है, यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन है और रूबेल रशिया की करेंसी है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।